नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सब पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डीपीवी नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीपीवी नंबर 1 आशा करता हूँ आप सबने कर ली होगी, ठीक है। और इस चैप्टर से हम थोड़ा सा लेवल ज्यादा रखने वाले डीपीवी का, ठीक है। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं डीपीवी नंबर 2 का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Rutherford experiment on scattering of alpha particles showed for the first time that atom has, कहने का मीनिंग क्या है कि जो रदरफोर्ड जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमको पहली बार क्या पता चला था कि एटम के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जे थॉमसन ने बताया था, प्रोटॉन भी बाद में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन तो रदरफोर्ड जी के बाद में जेम्स चैडविक किया था, उसने किया था। एंड न्यूक्लियस के बारे में हमें अच्छे से एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज कुछ तो है, वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अगला देखते हैं, अल्फा पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय। अल्फा पार्टिकल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था बच्चों। अल्फा पार्टिकल एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसके अंदर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। मींस ये प्लस, ये प्रोटॉन, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसको हम एक और से डिनोट किया जाता है, हीलियम, यहाँ पे 2, यहाँ 4 और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हीलियम पार्टिकल जिनके अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कौन सा होगा इसमें से, हीलियम न्यूक्लियर, ठीक है। क्योंकि देखो दो, यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि Z का नंबर 2 है और दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हीलियम न्यूक्लियर लिखा हुआ है। आसान है ये भी। Which of the following property of atom could be explained correctly by Thomson model of atom? यहाँ पे चाहिए था, थोड़ा इधर आ गया, ठीक है। Which of the following property could be explained correctly? किस प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। सबसे पहले क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी एक्चुअल में क्वेश्चन था, वो जो स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी, उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे बरोबर, ठीक है। थॉमसन जी इसको नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद कहते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की तब तक तो डिस्कवरी ही नहीं हुई है, तो तब तक कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है। तब तो बता ही नहीं सकते थे हम। दूसरा क्या था, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी हम नहीं बता सकते थे। मीन्स उस टाइम की अगर मैं बात नहीं भी करूँ तो हमारा जो मॉडल था उसमें ये सब के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई, ठीक है। लास्ट सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो हम इससे चेक मार सकते हैं कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ स्टेबिलिटी का और न्यूट्रलिटी का। देखो न्यूट्रलिटी उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था, उन्होंने क्या कहा था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, टोटल नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये बात हमको क्या एक्सप्लेन करती है कि भाई एटम हमारा ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हो, एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, ठीक है। पर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन क्यों अराइज होता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बीडेड है। मीन जैसे पूरा अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बीडेड है, जैसे कि मतलब जड़े हुए उसके अंदर। तो ये बात स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि आगे चल के हम क्वांटम फिजिक्स में ये भी बात देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स को या क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उसमें हम ये बात देखते हैं कि भाई एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात थी स्टेबिलिटी की, एक यहीं पे दिक्कत आ गई, क्योंकि इन्होंने ना न्यूक्लियस के बारे में बताया था, इन्होंने मतलब पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज है, भाई इससे तो एकदम फिक्स हो गए और पॉजिटिव मन की जो पोजीशन है पता लग जाएगी। इसी कारण से जो स्टेबिलिटी वाली बात है वो नहीं बता पाए, स्टेबिलिटी नहीं बता पाते, बट ओवरऑल न्यूट्रलिटी वो बता चुके। न्यूट्रलिटी कैसे बता उन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज जितना उतना नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया बच्चों डिफरेंस स्टेबिलिटी का बीच का और न्यूट्रलिटी के बीच का, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो ये हो गया, अगला देखते हैं। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, पहला दूसरा, ठीक है। The distance of the closest approach of an alpha particle fired toward a nucleus with momentum p is r. What will be the distance of closest approach when the momentum of particle is 2p? ठीक है, हमने ये टॉपिक कहाँ में देखा था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमने देखा था, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने आपको एक वो कर रहा था, डेरिवेशन रिलेशन किया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर। मैंने आपको ऐसे कराया था, ठीक है बच्चों, आपको ध्यान होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको निकालते। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल फायर टुवर्ड न्यूक्लियस विद मोमेंटम p इज r। मींस पहली कंडीशन क्या दी है कि r1, ठीक है, अगर r1 है इज इक्वल टू, अगर मैं ये अल्फा को हटाता तो मैं कोई कांस्टेंट लगाऊं, ठीक है, तो मैं k1 लिख देता हूं, k1 अपॉन p का स्क्वायर, ठीक है। मोमेंटम p दिया हुआ है, कैपिटल P लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं कैपिटल P का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दो p1, ठीक है।
दूसरा क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज 2p। तो उन्होंने क्या पूछा है कि सेकंड R2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकंड कंडीशन R2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क व्हेन जो हमारा P2 है वो कितना हो गया है, 2p हो गया है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, चलो अब मैं इसका एक रेशियो निकाल लेता हूँ, K1 अपॉन P1 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा K2, ठीक है। K2 भी नहीं, K1 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट दोनों। एक काम करते, K हटा के नॉर्मली आ जाएगा, यहाँ K लिख देता हूँ, यहाँ पे भी इसको K कर दे कांस्टेंट, ठीक है। दोनों का मैंने रेशियो लिया तो क्या होगा बच्चा, देखो इससे ये कट जाएगा बहुत आराम से। इसका अरेंजमेंट करूँगा तो कैसा आएगा, इसका अरेंजमेंट करूँगा तो आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, देखो ये नीचे आ जाएगा, P2 ऊपर चले जाएगा, P2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेगा हमको P2 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर, ठीक है। मुझको क्या निकालना है, R2 निकालना है। बाकी वैल्यूज लिख देता हूँ, देखो R1 की वैल्यू कैसे दे रखी है अपने को, R1 की वैल्यू क्या थी, R दे रखी है, तो R1 की जगह मैं लिख देता हूँ R, ठीक है, ठीक है। R1 की जगह लिख दूंगा R, R2 हमको निकालना है, ठीक है, R2 निकालना है मुझको, इक्वल टू P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, P2 दी है 2p मीन्स 4p स्क्वायर, और P1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, p स्क्वायर। P1 की जगह p स्क्वायर क्यों रखा, देखो पहले मोमेंटम p था, बाद में मोमेंटम 2p हो गया, तो मैंने ऐसे लिखा। अब देखो कैंसिल करते हैं, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। मुझे R2 की वैल्यू चाहिए, तो R2 के देयरफॉर R2 इज इक्वल्स टू R/4। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। मीन्स अगर मैं आंसर को एक और समराइज करूँ तो क्या था, हमारे पास जो पहली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थी वो की थी R थी, ठीक है, R थी और मोमेंटम P था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अगर मोमेंटम 2p हो जाएगा तो मुझको बताओ जो सेकंड टाइम हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा, जिसको मैंने डिनोट कैसे किया था, R2 से डिनोट किया था, कितना आएगा। ये हमको कंडीशन दे रखी थी, इफ ऐसा हो गया अगर P2 अगर 2p हो गया तो R2 कितना आएगा। तो मैंने उसको मैथमेटिकली बना दिया सो दैट आप इसको आराम से कर सके। देखो मैंने इसको डिवाइड पे लगा दिया, फिर उसके बाद एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, मुझे R2 निकालना था तो मैंने वैल्यू निकाल ली। ऑप्शन नंबर डी इजी था। अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड द nucleus of following metal with the same kinetic energy, toward which metal will the distance of closest approach will be minimum। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या था, R0 इज इक्वल्स टू 4k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, ठीक है, ये था। चलो बाकी बातें से मेरे को मीनिंग है, मेरे पास इससे मीनिंग है, ठीक है, क्योंकि हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो मैं अगर इसको देख के बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। मीन्स एग्जैक्ट z का रिलेशनशिप नहीं है, बट मैं इतना तो बता सकता हूँ कि अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ेगा तो z भी बढ़ेगा। मैथमेटिकली हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में, ठीक है, नीचे यहाँ 1 है, तो अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर z बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो मुझे क्या लिखा है, टुवर्ड विच मेटल विल द डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम। मीन्स किस केस में मिनिमम रहेगा, जिसमें देखो z की वैल्यू सबसे कम होगी, उसी केस में R0 कम होगा। अब इसमें से बताओ z की वैल्यू सबसे कम कौन सी है, ये है 29, 47, 79, ऑप्शन नंबर डी, z की वैल्यू सबसे कम है, इसलिए कैल्शियम के केस में R0 भी सबसे कम होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैक्सिमम पूछता तो हम भी सबसे ज्यादा वाला देखते हैं, मिनिमम पूछा तो हम सबसे कम वाला देख रहे हैं, ठीक। समझ रहे बच्चों की फॉर्मूले से आपको ये रिलेशनशिप निकालना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में फॉर्मूला बहुत ही रेयर है, कभी पूछ लेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डेंजर हो जाती है। पर वो ये देखना चाहता है कि यहाँ के बच्चे को ये बात समझ में आती है कि भाई रिलेशन क्या दिया हुआ है। चलो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वेरीज एज r is equals to r0 a to the power 1/3 और 1/3 where r0 is equals to 1.3 into fm। fm पता है ना बच्चे क्या था, मैंने बताया था फर्मी या फेमटो 10 to the power -15। ध्यान में होगा अगर आपको, which what is the volume of the be nuclei is। मुझको क्या बोला है, देखो मुझको रेडियस दिया हुआ है न्यूक्लियस का, ठीक है, और उसके बाद पूछा क्या है कि भाई वॉल्यूम मुझको बताओ, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है, रदरफोर्ड जी का मॉडल पढ़ रहे हैं, तो हम एटम को क्या पकड़ रहे थे, स्पीयर पकड़ रहे थे। स्पीयर समझते हैं, मीन्स जैसे फुटबॉल होता है 3D सर्कल वैसा, तो न्यूक्लियस को भी हम 3D पकड़ते हैं। हमको पता है कि फिर स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्या है, 4/3 पाई की वैल्यू में कितनी लेता हूँ, 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू बताओ, देखो आर की वैल्यू इतनी दे रखी है, ठीक है, और इसमें देखो R0 कितना है, 1.3 × 10⁻15 और ए की वैल्यू कितनी है
ए देखो एटॉमिक मास है और ए दिया हुआ है यहाँ पे ए, तो मैं लिखता हूँ डायरेक्टली क्या आएगा, देखो आर के ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, आर की जगह में लिखूंगा आर नॉट की जगह में क्या लिख सकता हूँ 1.3, और क्योंकि देखो यहाँ पे एफ एम है, फर्मी दिया हुआ है और मेरे को मीटर में आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इंटू 10 टू द पावर -15, ठीक है, ये हो गया मीटर में। फिर उसके बाद क्या दिखा है, ये हो गया मीटर में, और क्या चाहिए था हमको, आर नॉट आगे, अब ए की वैल्यू कितनी देखो, ए दिया हुआ 8। अच्छा बच्चों ये बात तो समझती है ना आपको कि इसका मीनिंग मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 टू द पावर 3, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं √8 3, ठीक है, और हो गया ब्रैकेट क्लोज टू द पावर क्यूब, ठीक है। अब देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इन दोनों का भी ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ता हूँ, मेरे को लग रहा है कुछ कट सकता है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ बार बार, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 2 आएगा, 13 2 26, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26 इंटू 26 इंटू 2 26, ठीक है, 2.6, क्योंकि 3 बार आ जाएगा क्योंकि क्यूब है। और देखो ये इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होने वाला, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -45। क्या बच्चे समझ में आया ये क्या हुआ, देखो इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती 2 आती है, ठीक है, 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 13 टू 26 होता, क्यूब है तो 3 बार लिखा, 1 2 3, और 10 टू द पावर -15 इंटू 3 को -45 लिख सकता हूँ। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, कोई भी अभी तो दिखती है, मैं कुछ कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कैंसिल भी नहीं कर सकता हूँ, तो क्या कर सकते हैं, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा लगता है पूरा, ठीक है। एक वैल्यू तो दिख रही है, ठीक है, -45 वाली, बट हम उस पर चल नहीं सकते, काम करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो देखते हैं तो मुझे क्या आ सकता है इसका अच्छा आंसर। एक काम किया जाए, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनको फिर डिवाइड कर देते, ठीक है, 26 का स्क्वायर और फिर उसका क्यूब, ठीक है, 26 से 2.26 आएगा, ये 676, ठीक है, ये हो जाता है इसका स्क्वायर 676, फिर 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, और कितना आएगा 45, 6 6 जा 36, 40, 6 2 जा 12, 14 15, 6 2 12 13, ठीक है, कितना आएगा 6 7 5 7 1, ठीक है, कितना आया 0.123 1756576, ठीक है, उसको मैं अगर 88 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 88 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 17576, और इधर आएगा 88, ठीक है, 88 से मल्टीप्लाई कर लेते कितना आएगा, 6 8 जा 48, 7 8 जा 56, 60, 8 5 जा 40, 46, 7 8 जा 56, फिर उसके बाद 60, 8 1 जा 8, 14, ठीक है, फिर 8 0 6 0 4 1, 8 8 6 6 4 5 1, ठीक है, 3 पॉइंट के बाद डिजिट है, यहाँ पे लगाऊंगा। अब इसको मेरे को डिवाइड कैसे करना है, 21 से डिवाइड करना है, ठीक है, मैं कहाँ करूँ डिवाइड, कहाँ करूँ डिवाइड, इधर ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के उसको मेरे को डिवाइड कैसे करना, देखो 154.6.688, इसको डिवाइड कैसे करना है मुझको 21 से, 21 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, देखो 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 7 1 7 7 2 14, ये कितना आ जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 7, ठीक है, फिर ये आएगा नीचे 2 में 3 लेके देख सकता हूँ, और ये आ जाएगा 3 1 3 3 2 6, कितना बचेगा यहाँ पे 3 और 1 13 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा और फिर नीचे आएगा 6, इसको मैं ले सकता हूँ 7 नहीं, इसको मैं ले सकता हूँ 6, ठीक है, 73.6 अपना आंसर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 73.6, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -45, ठीक है। आंसर क्या दे रखा है, आंसर देखो सीसी में दे रखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर पूछा हुआ है, पर हमारा आंसर किस में है, हमारा आंसर मीटर में आ गया है, मेट्रिक क्यूब, क्योंकि हमने देखो मीटर कन्वर्जन भी किया ही नहीं था, मैंने मीटर की चलाया था, देखो मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -2 मीटर, ये बात पता है अपने को, अच्छा मैंने आपको बताया था, अगर मुझे 1 मीटर के बारे में पता करना तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, आराम से लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसका सेंटीमीटर लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 73 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -45 इंटू इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, तो इसका आंसर आएगा, थोड़ा ऊपर कर देते, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये जो 3 है ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 और ये हो जाएगा क्यूब, 10 टू द पावर 6 इसमें आएगा तो कितना हो जाएगा 73.6 इंटू 10 टू द पावर -45 इंटू 10 टू द पावर 6
और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये 6 है और ये 45 है, प्लस है माइनस, तो कितना लिख सकता हूँ इसको, एक साथ इसको लिख सकता हूँ मैं -39 सेंटीमीटर क्यूब, इतना लिख सकता हूँ। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? देखो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 7.36 इंटू 10⁻⁻38, ठीक है। और हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा तो बच्चों थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें, बट लास्ट में कन्वर्जन करना था क्या कि मीटर से आपको सेंटीमीटर में शिफ्ट होना है, क्योंकि आपको सेंटीमीटर क्यूब पूछा हुआ है, ठीक है। तो उतना भी टफ नहीं था, मीन्स थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट हो गया। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। देखो कैसे हम कर सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग क्या होता है, E/m रेशियो, मीन्स चार्ज टू मास रेशियो में ऐसा बोल सकता हूँ। किसका पूछा है? प्रोटॉन का पूछा है, और एट द सेम टाइम अल्फा पार्टिकल का पूछा हुआ है। तो मैं इसका चार्ज ले सकता हूँ E और मास पकड़ लेता हूँ इसका P, ठीक है। इस टू देखो 1:1, ठीक है। इसको अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, यहाँ पे मैं 2 ही लिख सकता हूँ क्योंकि अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, और मास के लिए क्या लिख सकता हूँ 4p, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर दोनों न्यूट्रॉन और दोनों प्रोटॉन को बस करें तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो मैं 4p डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये सब कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 1:2/4, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 और 2, ये आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये पूछा था स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना आ रहा है, 2:1। इजी था, ये वैल्यू बस पुट करनी थी। आगे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर एटम हैविंग स्पीड v, अल्फा पार्टिकल इज, ये देखो ये m ऐसे m अल्फा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ Ag, ठीक है। चलो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है बच्चों की, एक अल्फा पार्टिकल है, वो किसके ओर आ रहा है, सिल्वर की ओर, उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो उसका हमको क्या पूछा हुआ है, उसका हमको पूछा हुआ है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आएगा। तो अच्छी बात है, सॉल्व नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, R0 = 4kZe²/mv², ये आता है। मुझे क्या क्या वैल्यू दे रखी है, देखो 4 दिया हुआ है, के क्वेश्चन में दिख रहा है मुझको, z की वैल्यू कितनी दे रखी है, k × z की वैल्यू 47, और ये भी मुझको क्वेश्चन में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं वैसे चलने देता हूँ, और नीचे mv², ठीक है। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 4 × 4 = 16, 7 × 4 = 28, कितना होगा 188, ठीक है। 188 ke²/mv²। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इजीली मैच हो रहा है, मींस इसमें सॉल्व भी नहीं करना था अपने को, बस केवल वैल्यू को पुट करना था, आंसर आ जाता। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू दिस। सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछा हमको, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछा है, और इसका हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला क्या था, हमारा इसका फॉर्मूला था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू R0, ठीक है, ए और अंडर रूट ए, यही हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। चलो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, देखो R0 कितना दे रखा है, 1.3 × 10⁻⁻15 मीटर। -15 को क्या बोलते हैं हम, फर्मी या फेम्टो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ FM भी लिखा होता तो आपको समझना है। चलो दिया तो नहीं यहाँ पे, इसकी बात करूँ, ए कितना दे रहा है, एटॉमिक मास नंबर दिया है 25, तो यहाँ पे आएगा 125, और यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। 125 किसका क्यूब है, 5 का है, तो इसका आंसर आएगा 5, 13 5 = 65, तो 6.5 × 10⁻⁻15, ठीक है। यूनिट लिख लो मीटर, और ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। -15 दिया हुआ है, यहाँ पे -11 है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी इजी था, चलते आगे। अगला क्वेश्चन क्या देखा है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट, मींस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है देखते हैं। पहला दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल आर द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। सोचने वाली बात है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल कहाँ से आ गए, कोई सीन ही नहीं बनता इनका, ठीक है। दूसरा क्या है, द E/m रेशियो फॉर द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस। ये तो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर लिखाया था कि कैथोड रे के अंदर हम गैस कोई भी डाल दे, उससे E/m को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे गैस कोई भी डालो, पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल करेक्ट बात है।
हमको पता है कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअल में किसकी थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की रेस थी। और एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एनोड वाले में उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। फिर क्या है, मास ऑफ एटम इज एसेंशियली ऑल कंटेंट इन इट्स स्मॉल न्यूक्लियाई। मास ऑफ एन एटम इज एसेंशियली ऑल कंटेंट इन इट्स वेरी स्मॉल न्यूक्लियाई। ये बात बिल्कुल सच दे रखी है, कंटेंट इन वेरी स्मॉल न्यूक्लियाई, पर कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में हमको ये बात नहीं देख रहे थे हम, ठीक है। ये बात हमने रदरफोर्ड जी केस में देखा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं। इट इज नोन दैट एटम कंटेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि हमको पता है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम्ड टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मींस क्या पूछा, क्या बोला हुआ है कि अगर न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, न्यू वाले न्यूट्रॉन को ऐसे लिख दो, न्यू वाले न्यूट्रॉन का मास ओरिजिनल वाला कितना है, is assumed to be half of its original value, whereas that of electron assumed to be twice, means new वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पहले ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन नॉट कितना है, उसका डबल है पुराने वाले का, ठीक है। assumed to be twice of original, the atomic mass of this, क्या दिया हुआ है देखो, कार्बन 12 के बारे में दिया हुआ है, कार्बन ये हो गया C और इधर 12 आता है, ठीक है, इधर दे रखा है। उसने क्या बोला है कि अगर हमारे न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाए, आधा हो जाए, और इलेक्ट्रॉन का मास डबल हो जाए, तो हमारे इसके एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस आएगा, और परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ है। समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि ओरिजिनली क्या सीन चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है यहाँ पे 6, न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 12 - 6 6, इलेक्ट्रॉन कितने, ये भी है 6, ठीक है। पर गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या बोल रही है कि न्यूट्रॉन का मास बाद में आधा हो गया। इसका मीनिंग अगर न्यूट्रॉन का मास 6 था तो न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 3, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसका समझ लो डबल हो गया, पर इसका कोई लेन देन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पूछा कि अपने को एटॉमिक मास पूछा है, एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन का क्या काम, ठीक है, और प्रोटॉन वैसे का वैसा है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस केस में एटॉमिक मास कितना था, 12 था, ये दिख रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। इसका मीनिंग मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले हमारा एटॉमिक मास 12 था, और कितना हो गया 9 हो गया। परसेंटेज निकाल के देखता हूँ 9 का, अगर 9 का परसेंटेज निकालूं तो 9 ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 12 × 100 कितना आएगा, ये 9/12, ठीक है, × 100, ये आ जाएगा 3, और ये आएगा 4 × 25 कितना हो जाएगा 75%। तो देखने की बात क्या है कि जो अभी मास आया हुआ है 9 वाला, वो ओरिजिनल मास का, जो ओरिजिनल मास है उसका 25% है। जैसे कि ओरिजिनल कितना था, 12 था, ओरिजिनल था 12 अगर 100% था, ठीक है, तो हमारे पास 9 वाला कितना है, 9 है 75%, 9 है 75%। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि द एटॉमिक मास ऑफ सी विल बी ट्वाइस, क्या डबल हो गया, देखो 12 का डबल हुआ क्या, 24 नहीं हुआ, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, 75% लेस। मुझको एक बात बताओ, क्या 12 का 75% कम हुआ, ये ध्यान से समझो बात को, 75% कम हुआ मींस पहले कोई क्वांटिटी 100 थी तो 25 आ गई, तब हम बोल सकते हैं कि भाई वो 75% कम हो गई। समझ पा रहे हो, अगर कोई 100 था पहले और 25 हो गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 75% कम हो गया, पर ये ऐसा नहीं हुआ ना, ये 12 का 9 हुआ है, ठीक है, 12 का 9 75% कम नहीं हुआ है। दूसरा है सी क्या है, 25% लेस। 25% लेस का मीनिंग कि अगर कोई क्वांटिटी पहले 100 थी तो अभी कितनी हो गई, 75 हो गई। और यहाँ पे देखो पहले अगर 12 100% था तो 9 कितना है, 75%। इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, 25% कमी आई है। बात को समझना, ठीक है, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी में बी ऑप्शन मार के चले जाते हैं, पर 75% लेस का मीनिंग है कि भाई अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 75% कम हो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू थी अगर वो 100% है तो हमारी जो न्यू वैल्यू है वो 75%। इसका मीनिंग केवल 25% का ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखे 25% लेस, ऑप्शन नंबर सी। डी क्या है, 1/2 ऑफ द मास, हाफ हुआ है क्या 12 का, 9, 12 का 6 नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात जानते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें किसमें सेम इलेक्ट्रॉन है, देखो ऐसे क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले लॉजिक का भी यूज किया कर। देखो यहाँ पे देखो Cn दिया हुआ है, यहाँ पे C3 दिया हुआ है, हो ही नहीं सकता, बहुत दूर चले जाएगा भाई, 8 3 24 हो जाएगा, और ये कहाँ 14 है, नहीं हो सकता पहला तो बिल्कुल भी। सेकंड देखो क्या है, नाइट्रोजन का डबल ऑक्सीजन का डबल,
ऑक्सीजन का डबल कितना होगा 16, नाइट्रोजन डबल 14 होगा, हो ही नहीं सकता। अगला देखो क्या है, क्या दिया हुआ है देखो, नाइट्रोजन कितना आएगा 14, ऑक्सीजन प्लस कार्बन ये भी हो जाएगा 14, ठीक है 14 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 12, डबल कितना होगा 12, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, डबल होगा 12, और 12 पे देखो -2 और लगा, इसका मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया उसने, इसका मीनिंग यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बारे में देखो कितना आएगा देखो, ये 8 है प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना होता है 15 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, इसका मीनिंग उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मीनिंग यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया बच्चों, हमने कैसे किया, लॉजिक का यूज किए करो, हर एक क्वेश्चन को अगर एकदम सटीकता से सॉल्व करने बैठ गए ना तो फिर नहीं हो सकता, लॉजिक का यूज करते आना चाहिए आपने। और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का डबल कितना होगा 8 का 16 और ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 12 13 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है अच्छे से। द कंपाउंड इन विच कटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ अनायन, ठीक है, पूछा है कि इन चारों में से अगर मैं कटायन और अनायन बनाऊं तो मुझको बताओ ऐसे कौन सा कटायन और अनायन है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनायन, ठीक है, इन अनायन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कटायन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कटायन, ये पूछा हुआ है उसने अपने को, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर दूं यहाँ पे, कटायन का नेगेटिव, इसका क्या होता है नेगेटिव मीनिंग, और कटायन का मीनिंग क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। चलो देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है, और इसका कितना होता है Na का 11, बहुत दूर दूर है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो सीजियम और फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है, फ्लोरीन का होता है 9 और सीजियम बहुत दूर में, सीजियम पता कहाँ आता है, सीजियम पहले ग्रुप के नीचे में आता है एकदम, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मैं जानता हूं अभी आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़े एटम्स के नंबर जो है बराबर याद नहीं है, मींस एटॉमिक नंबर याद नहीं किसी का, पर एक रफ आइडिया तो होगा ना, उससे हम कर सकते हैं। और जब हम वो थर्ड चैप्टर पढ़ लेंगे ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तब उसके बाद आराम से कर पाएंगे, उतने डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। फिर देखो सोडियम और आयोडीन, भाई आयोडीन हेलोजन है और ब्रोमीन के भी नीचे रहता है ये, और ये सोडियम कहाँ 11 में, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो, अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो कैसे होगा, ये होगा 2K पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें से अनायन कौन है, ये है अनायन, ठीक है, ये हमारा एनायन, भाई कलर क्यों नहीं बदलता है जल्दी, ये हमारा एनायन और ये हमारा कटायन, ठीक है। चलो इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, ठीक है, और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इसका मीनिंग उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल 16 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, किसके पास सल्फर के पास। पोटेशियम के बारे में बात करते हैं, पोटेशियम का नंबर क्या आता है आर्गन के बाद आता है, मींस 19 आता है, ये 19, ठीक है, पर यहाँ एक प्लस चार्ज है, इसका मीनिंग यहाँ पे 19 - 1 होगा, ठीक है, कितने यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बोल सकते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर डी के अंदर कटायन और अनायन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं, इन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट दे रखे ये और ये, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो ये थोड़ा सा ना बड़ा हो गया, पर ये एक्चुअली में छोटा होना चाहिए नीचे, ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए Z1 और यहाँ पे M1 आता, और B यहाँ पे ऐसा आता M2 और ये आता Z2, ठीक है। वो अब टाइपिस्ट की गलती हो गई, ठीक है, मेरी नहीं है। M1 इज नॉट इक्वल टू M2, इसका मीनिंग ये है कि एटॉमिक मास इक्वल नहीं है, ठीक है, ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ एंड Z1 and Z2 मींस एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है, दोनों के दोनों सेम नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला है बट M1 - Z1, और आपको अगर ध्यान होगा M1 - Z1 क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम यूज करते हैं, मींस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, मींस न्यूट्रॉन यहाँ पे इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे। और क्या पूछा हुआ है दीज एलिमेंट्स आर, अगर इन दोनों का मास नंबर सेम नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, पर एक बात सेम है, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो हम उसको किस में काउंट करते हैं आइसोबेरिक, आइसोटोपिक, आइसोप्रोटिक, या फिर कौन सा होता है बच्चों याद है किसी का आइसोटोनिक, बेरिक और टॉपिक। सोचो ये टर्म थोड़ी सी उससे रिलेट कर रही है, क्या कहते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स से आता है। अगर हमारे ये सेम होगा तो हम इसको बोलते हैं आइसोटोनिक स्पीसीज। ध्यान है बच्चों, ये मैंने जब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबेरिक, आइसोटोनिक बताया तब उसमें बताया था आइसोटोनिक होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज टाइम पीरियड इज दिस, ठीक है।
अब देखो मुझे तो लग रहा है अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी हमको, ठीक है। चलो, पर हम डरते हैं क्या, नहीं डरते हैं। वेवलेंथ का मीनिंग क्या पूछा है, लैम्डा पूछा है क्वेश्चन मार्क। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग न्यू बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और वेव नंबर का मीनिंग क्या है कि न्यू बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है टी, टाइम पीरियड दिया हुआ है। चलो फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं। मुझको एक बात बताओ, सबसे अच्छा रिलेशन किसका है, इसका इसके साथ है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड क्या होता है, 1, अरे भाई आ जाओ, 1 बाय लैम्डा होता है, ठीक है। देयरफॉर मुझे लैम्डा निकालना इक्वल टू 1/t। 1/t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻−10। अगर मैं -10 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आएगा देखो, और इसको डिवाइड करूंगा 0.333 × 10⁻10 सेकेंड। सेकेंड नहीं, क्या आएगा, अरे यहाँ पे आएगा मीटर, क्योंकि हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो क्या आएगा 0.33। किसमें दिख रहा है 0.33, हमने वेवलेंथ निकाली ना, यहाँ पे वेवलेंथ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, नहीं, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक सेकेंड, कैलकुलेशन सही है, फ्लो में रॉन्ग लिखा है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t की वैल्यू क्या आएगी, टाइम पीरियड क्या था 3 × 10⁻−10 इज इक्वल्स टू 0.33 × 10⁻10 आएगा। अब ठीक है, अब देखते हैं, ऑप्शन देख के मैं क्लिक हुआ, ठीक है। फ्लो मैंने रॉन्ग लिख दिया था, 0.33 × 10⁻10, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 3.3 × 10⁻, क्या आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 10⁹ इसका मीनिंग मैं ऐसा बोल सकता, हमारा आंसर क्या आएगा 3.3। किसमें देखा, इसमें, इसमें 3 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, थर्ड से आएगा, तो फ्रीक्वेंसी की तो ये वाली बात आ गई। दूसरा हम किसको देखते, देखो हमको क्या पता है कि फ्रीक्वेंसी हमको मिल चुकी है, ठीक है, और टाइम पीरियड का रिलेशन इसके साथ था। फ्रीक्वेंसी के निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आ गई c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हमारे पास एक ऑप्शन है, मुझे क्या निकालना है इसमें से, लैम्डा निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो लैम्डा एक साइड रख के इसको इसके नीचे लगे, तो ये c/न्यू। और मुझे एक बात बताओ, अभी हमने देखा कि 1/न्यू क्या होता है, ये 1/न्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ c × t। c की वैल्यू कितनी आती है 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻, कितना है -8, ठीक है, आगे -10 है, -10, ठीक है। क्या होगा 3 3 9 होगा, इंटू 10⁻², और क्योंकि हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो मीटर आएगा, मीन्स वेवलेंथ क्या आएगी 9 × 10⁻² मीटर। कौन होगा इसमें से, देखो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, अब बचा ये और ये। अब मुझे क्या निकालना है इसमें से, देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है, अच्छा 10⁻, दो ऑप्शन से क्या मेरा आंसर आ रहा है, देखो 3.3 × 10⁹ कहाँ पे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, मीन्स ये वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है। अगला देखता हूँ, फिर क्या दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू है 9 × 10⁻², लैम्डा की वैल्यू 9 × 10⁻² है, और यहाँ पे भी 9 × 10⁻², यहाँ पे नहीं, मीन्स ये और ये बचे, ठीक है। पर इसमें ऑप्शन तो सेम है, 11.1 और 11.1, क्या डिफरेंस है, ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्वेश्चन में। हाँ, एक डिफरेंस दिख गया मुझको, ये देखो मीटर का और सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। चलो करके देखते हैं, कौन बचा हमारे पास, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, ये होता है 1/λ, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी 1/9 × 10⁻² मीटर है, ठीक है। तो ये ऊपर जाए कितना होगा, ये होगा 0 पॉइंट, लिखता है आएगा 0, ठीक है, पॉइंट लगूंगा 0.1 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 1, मतलब 0.11 × 10⁻² मीटर। और अगर मैं इसको 2 बार आगे बढ़ा दूं, मीन्स ऐसा लिखूं 11 × 11 लिख दिया मैंने तो कुछ नहीं आएगा, मीन्स 11, अरे यार 11 मीटर, ये आएगा इसका आंसर। और कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर में आंसर नहीं आएगा आपका। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी फ्लो में लिखते लिखते, बट मैंने उसको वापस करेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक और बात ध्यान से देखना, इसलिए मैं ध्यान से देख रहा था, देखो यूनिट देखा मैंने, मतलब दोनों ऑप्शन सेम कैसे हो सकते हैं। मुझे एक सेकंड में डाउट आ गया कि भाई टाइपिस्ट ने मिस्टेक तो नहीं कर दी ऑप्शन लिखने में, पर डिफरेंस इन दोनों का था, तो ध्यान से करना, स्पीड में गलती हो सकती है। अगला देखते हैं, कैलकुलेट ए वेव नंबर एंड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ
5800 एंगस्ट्रॉम। मतलब पूछा गया है, पहले पूछा है वेव नंबर, ये आएगा वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी क्या आती है न्यू, ठीक है। और दिया क्या हुआ है हमको, वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ कितनी है 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये अब हर बच्चे को पता है एंगस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। चलो अगर ये अपने पास आ गया, मैं इसको अच्छे लिख देता हूँ अच्छी भाषा में, 58 इंटू 10⁻, ये दोनों जीरो इसको थोड़ा सा खा जाएंगे तो यह बचेगा -8 मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या बचा है, क्या निकालना है, देखो वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। हमको पता है कि भाई वेव नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन बाय वेवलेंथ होता है, ठीक है, 1 बाय वेवलेंथ होता है, इज इक्वल्स टू 1/58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। चलो ये एज इट इज ऊपर चले जाएगा तो कितना आएगा, 1/58 इंटू 10⁻8 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 58 दे रखा है, चलो मैं इसको 2 3 0 दे देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ 3 0 दे, 1 2 3/58 इंटू 10⁵, ठीक है। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत तेज किया रहता, ठीक है, अपने बुक में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखो कि आपको ऐसे पूरा नहीं लिखना है, आपका गोल क्या है कि आपको आंसर निकालना है, तो आप ये सब के पीछे मत पड़ना, ठीक है। इसको डिवाइड करना आसान पड़ता है, चलो अब इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं, कहाँ करूँ, इधर करता हूँ। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं क्वांटे में, कितना आएगा देखो 1000/58, ये आएगा 58 1 जा 58, कितना बचेगा 42, फिर एक आएगा 0, 7 5 जा 35 होता है, ठीक है। तो 7 लेता हूँ, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 56 था ना, तो ये आएगा 416, ठीक है। 416 नहीं 406 आएगा, बचे कितना 14, फिर मैं लगाऊंगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, ये फिर से कितना लूंगा 2 ले सकता हूँ। मतलब इतना आंसर आ रहा है 17.2 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वेव नंबर के लिए, 17.2। अच्छा इसमें 7.2 में लिखा है तो ऐसे लिखता हूँ 1.72 इंटू 10⁻6, 1.72 इंटू 10⁻6, 10⁻6 मीन्स दो ऑप्शन हमारे रेडार में आ गए। बी और सी को तब चेक नहीं करना है, दो ऑप्शन निपट गए। बचा कौन अब यहाँ पे, बचा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। हमारे पास वैल्यू क्या है देखो, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये अपने को पता है, मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो c अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू न्यू, मुझे न्यू निकालना है। c की वैल्यू कितनी आती है, न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8, ठीक है। और मैंने, मुझे लगता है देखो मैंने अभी 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकाला था, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। और 1 अपॉन लैम्डा की पूरी वैल्यू मैंने अभी क्या निकाला कैलकुलेट करके, 1.72 इंटू 10⁻6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁸8 इंटू 1.72 इंटू 10⁻, कितना आएगा 6 आ रहा है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 5, और यहाँ पे आएगा पॉइंट आफ्टर 2 जी 10⁻14। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, 10⁻14, और यहाँ पे कितना था 10⁻13, और आंसर है 5.6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है, कैलकुलेशन जहाँ भी हम स्किप कर सकते हैं, या मैं को जहाँ से भी मैं शॉर्ट रूट निकाल सकता हूँ तो हमको निकालते आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह बन रही थी तो मैंने एज इट इज उठा के यहाँ रख दिया। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं डिवाइड करना चालू करते हैं, तो इससे बचने का, ठीक है। और जहां जहां हो सकता है हम कैलकुलेशन में ऐसे ब्रेक थ्रू निकालते रहेंगे, और जहां पे करना पड़ता है वहां तो करेंगे पूरी ताकत से, डरते हैं कैलकुलेशन से हम, ठीक है। चलो आशा करता हूँ बच्चों सभी को अच्छे समझा होगा जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा, ठीक है। और अगर इसमें मुझे आपको लगता है कुछ मेरे से मिस्टेक हो गई, या फिर वैसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी मैंने तुरंत करेक्ट कर लिया, कुछ मिस्टेक हो गई या फिर कुछ इंप्रूवमेंट मुझे करने चाहिए तो मुझे सजेस्ट करते रहिए। और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, जिन्होंने अपना समय दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट समय यार ध्यान दिया। अरे पिन क्यों बदल गया, चलो अब ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, खाना पीना खाते रहिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए।